Are criminals born bad or they are somehow made to be bad? इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम साइकोबायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम के थ्रू कि किस तरह बायोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हमारे साइको मीन हमारे बिहेवियर को चेंज कर देती है कि हम क्राइम्स की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। तो क्या मुजरिम खराब पैदा हुए हैं या इन्हें किसी तरह बुरा बना दिया जाता है? इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। Psychobiological theories of crimes include genetics, the early beginnings, prenatal factors and developmental disorders, brain development and neuropsychological factors, and last one is free will and determinism. जेनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे फैमिली स्टडीज, ट्विन स्टडीज, एडॉप्शन स्टडीज एंड एक्स वाई वाई क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस और थ्योरी। देन अर्ली बिगनिंग्स में हम देखेंगे फिनोलॉजी, फिजिक एंड क्राइम, बॉडी शेप एंड क्राइम, एजनेक्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एंड इवैल्यूएट द एजनेक्स थ्योरी। Then in number third point, we will discuss the attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), birth complications, drug exposure, nicotine and alcohol, and a conduct disorder also with the ADHD. Then number four, EEG studies and offender populations, head injuries and offender population, chemicals in the brain. Then what are the essential points to revise are: number one, the nature-nurture arguments, especially relating to offending, the influence of bioenvironmental factors on individual development, the evidence and role of genetics research in understanding criminality, then the historical beginnings of psychobiological research. ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिन सबको हम इस पूरे चैप्टर में रिवाइज करेंगे कि नेचर और नेचर का हमारे ऑफेंडिंग के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से बायो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं और इसका क्या एविडेंस है या रोल है जेनेटिक्स का रिसर्च में कि हम क्रिमिनलिटी को अंडरस्टैंड कर सकें। मीन इसके जितने भी एविडेंस हैं थ्रू रिसर्चेस उन सबको हम डिस्कस करेंगे विच लीड्स टू क्रिमिनलिटी और इसकी हिस्टोरिकल बिगनिंग्स भी देखेंगे कि इस पर रिसर्च किस तरह से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स पे स्टडी या इस एरिया में रिसर्च जो है वो अराउंड 1960s में स्टार्ट हुई थी और इसके जितने भी मेथड्स थे रिसर्च जो उनमें ज़्यादातर इन्वॉल्व थी फैमिली स्टडीज, ट्विन स्टडीज एंड एडॉप्शन स्टडीज, जिसके थ्रू पता ये चलाने की कोशिश की गई कि इन फैमिली या ट्विन या एडॉप्शन की वजह से क्या क्रिमिनलिटी पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। देन फैमिली स्टडीज में ऐसे लोगों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को कंपेयर किया गया, उनके बिहेवियर को कंपेयर किया गया जो एक ही एनवायरनमेंट में डेवलप होते हैं, मीन्स जहाँ हम पैदा हुए हैं वहीं पे वो डेवलप हो रहे हैं। पेरिंगटन ने 1992 में एक रिसर्च कंडक्ट की कि डेलिक्वेंट बिहेवियर किस तरह से डेवलप होता है और उसने ये नोट किया कि डेलिक्वेंट्स आर मोर लाइकली टू हैव कन्विक्टेड पेरेंट्स और डेलिक्वेंट ओल्डर सिबलिंग्स। मतलब द यंग पर्सन हु टेंड टू कमिट क्राइम उनके या तो पेरेंट्स कन्विक्टेड थे या फिर उनके ओल्डर सिबलिंग्स डेलिक्वेंट थे। Convicted means a person who declared guilty for a criminal offense. A delinquent is a person who is tending to commit a crime. तो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स कन्विक्टेड थे या ओल्डर सिबलिंग्स डेलिक्वेंट थे उनमें ज़्यादा रेशियो पाई गई डेलिक्वेंट डेवलपमेंट की। ऐसा कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये सारा बिहेवियर मीन्स क्रिमिनल बिहेवियर ये किसी भी बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू हो रहा है, मीन्स बायोलॉजिकली जीन्स पास ऑन हो रही है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बिहेवियर देखने में आता है। इसके अलावा पेरिंगटन ने और भी रिस्क फैक्टर्स बताए जो कि प्रोएक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, जिसको हम साइको सोशल मॉडल में फर्दर डिस्कस भी करेंगे। इन फैक्टर्स में लाइक जॉब नहीं मिलेगी, पेयर रिजेक्शन है, स्कूल रिजेक्शन है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, लाइक इस तरह के रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हम क्रिमिनल एक्ट करते हैं। तो इस पर क्रिस्टल ने 2010 में अपने कलीग्स के साथ एक और रिसर्च की जिसमें इन्होंने बताया कि ये डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है कि ये जो पैटर्न है हमारे बिहेवियर्स के ये बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है
या फिर ये एनवायरनमेंट की वजह से है जिसमें वो पर्सन ब्रॉट अप हो रहा है। तो इसको स्टडी करने के लिए देन ट्विन स्टडीज पर फर्दर स्टडी की गई, उन पर रिसर्च की गई। अब ट्विन स्टडीज का मकसद क्या था कि हम यहाँ पर आइडेंटिकल मीन्स मोनोजाइगोटिक और फ्रेटर्नल मीन्स जाइगोटिक ट्विन्स को स्टडी करें, ताकि हमें ये पता लग जाए अगर ये जीन्स के थ्रू पास ऑन हो रहा है डेलिक्वेंसी या क्रिमिनल कन्विक्शन बिहेवियर, तो हमें इन ट्विन स्टडीज के थ्रू आइडिया हो जाए दैट इट्स ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे डाइजाइगोटिक ट्विन्स कौन होते हैं? डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग्स एंड रिक्वायर द सेम लेवल ऑफ सिमिलैरिटी एज रेगुलर सिबलिंग्स। अब यहाँ पर ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होते, मीन्स एक जैसी शक्ल और एक जैसी सेक्स, एक तरह की करेक्टरिस्टिक्स। तो डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, इसका मतलब याद रखना है कि ये टू सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग से ये ट्विन्स डेवलप होते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होते, ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं जिस तरह रेगुलर सिबलिंग्स होते हैं। मीन्स उनका सेक्स डिफरेंट हो सकता है, उनका जेंडर जेंडर डिफरेंट हो सकता है, और उनकी शक्ल शुबाहत भी एक दूसरे से चेंज हो सकती है। Then the next one is monozygotic twins develop from a single egg and consequently were always the same sex and share the same genes. तो यहाँ पे भी ये बात क्लियर होगी कि मोनोजाइगोटिक बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, आप दोनों में फर्क नहीं बता सकते कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। So the idea of studying the twin studies that if our genes determine our behavior, then identical twins will display the same pattern of behavior. अगर जीन्स के थ्रू हमारा बिहेवियर होता है तो फिर आइडेंटिकल ट्विन्स को बिल्कुल सेम तरह का बिहेवियर पैटर्न शो करना चाहिए जैसा कि उनके पेरेंट्स का है या ओल्डर सिबलिंग्स का है। The literature was studied on monozygotic and dizygotic twins, और इससे हमें ये पता लगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में 50% ज़्यादा हायर रेट थे of the occurrence of crime than the dizygotic twins, which was the 21%. Means the ratio थी 52% versus 21%. इस ratio को याद रखिएगा between these two twins. Then it is also possible that identical twins are simply treated much more similarly, and hence similarities in behavior are due to environmental factors. अब यहाँ पर again वही बात कि हो सकता है जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं उनको बिल्कुल एक तरह से ट्रीट किया जाता हो, उनको सेम इन्वायरमेंट मिलता हो उन दोनों को, दैट्स व्हाई उनमें हमें हायर रेट देखने को मिला क्राइम अकरेंस का। तो वेरी मच पॉसिबल कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगेन इसमें इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पर अगेन इसको स्टडी करना जस्ट थ्रू द ट्विन स्टडी आइडेंटिफाई करना कि इनमें अकरेंस रेट क्राइम का ज़्यादा होगा या नहीं होगा। So that was again in the doubt. अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए अडॉप्शन स्टडीज की गई। अडॉप्शन स्टडीज का मकसद क्या था, इस मेथड का मकसद क्या था कि हम जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है, क्या इंटरेक्शन है, उसमें क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी विच कंट्रीब्यूट टू क्रिमिनलिटी, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब इस मेथड से रिसर्चर्स कंपेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को जो जेनेटिकली सिंपल हैं लेकिन एक डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट में ब्रॉट अप हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिमिनल बिहेवियर को कंपेयर करेंगे टू द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ देयर बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स। अब यहाँ पे इनका मकसद क्या होता है कि हम उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकें दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बायोलॉजिकल पेरेंट्स इज हेरिडिटरी। मतलब अगर वो अडॉप्शन स्टडीज में एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो पल रहा है, बढ़ रहा है, और लेकिन उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जैसी हैं, दैट मीन्स इट्स हेरिडिटरी, मतलब उसको विरासत में मिला है। लेकिन अगर उसका बिहेवियर बिल्कुल उनके एडॉप्टेड पेरेंट्स के जैसा है जो कि क्रिमिनल्स नहीं है, दैट मीन्स कि ये इन्वायरमेंट की वजह से है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हम क्रिमिनल फैमिली के ट्विन्स को ही अलग अलग इन्वायरमेंट में ब्रॉटअप करेंगे, हम इस नॉर्मल फैमिली के बच्चे को भी अलग अलग इन्वायरमेंट में ब्रॉटअप कर सकते हैं। मतलब एक फैमिली जिसका बैकग्राउंड में कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है लेकिन वो अडॉप्टिव पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं और वो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिमिनल्स बन जाते हैं, देन इट्स आल्सो द इन्वायरमेंटल। लेकिन अगर वो क्रिमिनल्स नहीं बनते, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह ब्रॉटअप होते हैं जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्योंकि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नॉर्मल हैं, देन इट्स
हेरिडिटी मतलब उनको विरासत में मिला है कि वो नॉर्मल रहेंगे, वो क्राइम कंडक्ट नहीं करेंगे। सो दैट वाज द बेनिफिट ऑफ एडॉप्शन स्टडीज, जिससे हमें ये डाउट क्लियर हो जाता है कि ये विरासत में मिल रहा है या हमारा माहौल हमें बना रहा है मुजरिम। एडॉप्शन स्टडीज की जो आउटकम्स हमें देखने में मिली वो ये था कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। इसके अलावा एडॉप्शन का प्रोसेस भी एक खुद इटसेल्फ इज अ ट्रॉमेटिक प्रोसेस, जिसमें चाइल्ड तो फेस करता ही है, चाइल्ड के लिए ट्रॉमेटिक होता है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो गया कि बच्चे के अंदर जो भी बिहेवियरल चेंजेस आई हैं वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की वजह से हैं या अडॉप्टेड पेरेंट्स की वजह से हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके फैमिली यूनिट्स आपस में मैच करते हों, उनका क्राइटेरिया का कोई ना कोई यूनिट आपस में मैच करता हो, किनका बायोलॉजिकल फैमिली का या फिर अडॉप्टेड फैमिली का। वेरी मच पॉसिबल कोई क्राइटेरिया इनका आपस में एक जैसा हो जिसकी वजह से हमें सेम criminal behavior देखने में मिल रहा हो। So that was also the potential confound. Then Pliskey ने 2001 में twins and adoptions पर further studies की और इनका कहना था कि there are some moderators which enhances the relationship between heritability and antisocial behavior. मीन्स कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन दोनों के रिलेशनशिप को मॉडरेट करते हैं। मीन्स मॉडरेशन मीन्स रिलेशनशिप ऑलरेडी है लेकिन उसको या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ इस तरह के मॉडरेटर्स हैं। अब वो कौन से एंटी सोशल बिहेवियर के मॉडरेटर्स हैं जो इसको इन्हेंस करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उसमें हमें डेवलपमेंटल चेंजिंग्स को हम देख सकते हैं कि हो सकता है उनकी कुछ डेवलपमेंटल चेंजिंग्स हो इन्वायरमेंट में, उनकी कुछ डेवलपमेंटल सब टाइप्स हों जिनको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका सेक्स डिफरेंस हो सकता है, उनकी कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, जिस मेजोरिटी में वो बैठते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स सेम हो सकती हैं या फिर उनकी जेनेटिक्स सेम हो सकती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिनमें कहते हैं कि ये जेनेटिकली इनको ये क्राइम या इस तरह का पेशा इनको मिला है, तो देयर आर वेरी मच पॉसिबल कि कुछ मॉडरेटर्स भी हों जो इस तरह के रिस्क फैक्टर्स को इन्हेंस कर रहे हैं। XYY chromosome hypothesis or chromosomal theory was developed in 1965, which was proposed by the Jacobs, Benton, Melville, Britton, and McClement. The XYY chromosome hypothesis has received lots of attention both inside and outside of forensic psychology. Forensic psychology के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर इस hypothesis को बहुत ज़्यादा attention मिली। अब इस hypothesis के according हमें हर ह्यूमन में एक पेयर होता है जो डिटरमाइन करता है हमारे सेक्स को, हमारे जेंडर को, दैट इधर वी आर वेमेन और वी विल बी अ वेमेन और अ मैन। अगर दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो वो वेमेन है, अगर उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है तो वो मैन है, तो जेंडर इज मैन। Infrequently, men are born with two Y chromosomes, leaving them with an XYY combination known as Klinefelter syndrome. तो बहुत सारे हमें ऐसे मेंस जेंडर्स भी देखने में मिले जिसमें ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का था, जिसमें एक एक्स और एक वाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम भी था। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इस हाइपोथेसिस के पीछे क्या थॉट थी? थॉट ये थी कि एक वाई क्रोमोसोम की जो कि डिटरमाइन करता है दैट द पर्सन इज मैन, अगर वो एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम उस कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स दे हैव एन एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैस्कुलिनिटी। तो अगर हमारे अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होगी तो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो एंटी सोशल बिहेवियर या एग्रेशन के साथ एसोसिएट करती है। तो अगर उनमें ये वाई क्रोमोसोम एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पेयर होगा, दैट मीन्स मैस्कुलिनिटी तो है ही एक्स्ट्रा, तो उसके साथ साथ अग्रेसिव भी होंगे ऐसे लोग ज़्यादा। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर उनमें एक्स वाई वाई कॉम्बिनेशन है तो वो कोई वायलेंट क्राइम भी कंडक्ट करेंगे। So in general, the XYY chromosome theory has been discredited by forensic psychologists. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को डिस्क्रेडिट किया, इसको ज़्यादा नहीं माना, लेकिन फिर भी कुछ साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं और वो समझते हैं कि इसका जो क्राइम की जेनेटिक्स हैं उस पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, इस जेनेटिक का क्राइम्स पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, बट फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं मानते।
देन इस क्रोमोसोमल थ्योरी को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं स्कॉटलैंड इन 2012 में, और इन्होंने अपनी फाइंडिंग से ये पता लगाया कि कनेक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था उन पर्सन्स में जिनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, मीन्स एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था। वो लोग ट्रैफिक या ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस बहुत कम करते थे। ज़्यादातर जो ऑफेंस का रेट इनमें हाई था वो थे सेक्सुअल अब्यूज़, बर्गलरी मतलब चोरी, नकबसनी या फिर आर्सन, आतिशज़दी, कहीं पे आग लगा देना, फायर सेटिंग्स करना और इसी तरह के मिलते जुलते दूसरे क्राइम। उनका रेशो इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा हाई था। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि ओवरऑल जो रिस्क है कन्विक्शन का, उसमें से आप ट्रैफिक ऑफेंसेस को एक्सक्लूड कर दें, तो अदर जितने भी ऊपर जो हमने डिस्कस किए जो टाइम्स, वो उन सब का एक मॉडरेट इंक्रीज नजर आया उन पर्सन में जिनमें एक्स वाई वाई क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन था या जिनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन सारे कन्वेंशन का रिस्क जो है वो बिल्कुल हमें सिमिलर नजर आया उन लोगों में भी जो जिनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं था या एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं था। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि वो सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर पर पूरे नहीं उतर रहे थे, मीन्स उनकी एजुकेशन पूरी नहीं है, उनकी इनकम अच्छी नहीं है, वो सोसाइटी में एडजस्टेड नहीं है। जो इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर आते हैं, जिसमें हम लो, मिडल एंड हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंक्लूड करते हैं। तो ये 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। तो यहाँ पर जो लोअर तबके के लोग होते हैं जिनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी ज़्यादा लो होता है और उनके घर के अखराजात भी सही से पूरे नहीं होते, तो वो भी इस तरह के कन्वेंशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें भी इसी तरह का एक सिग्निफिकेंट हाई नंबर ऑफ कन्वेंशन देखने में नज़र आता है। Now, after the genetics, we will study the early beginnings of criminology, in which we will study the phrenology, physics and crime, body shape and crime, ethnic theory of personality, and evaluation of ethnic theory. Here, the first one is phrenology. Phrenology, by Greek definition, means mind and knowledge. अब यहाँ पर ये सोचा जाता था कि हम हमारे ब्रेन का जो साइज है या उसकी शेप है उसके अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर हमारे स्कल का साइज या शेप इस तरह की है तो हमारा बिहेवियर किस तरह का होगा। तो ये वाला कंसेप्ट सबसे पहले डेवलप किया था जर्मन फिजिशियन ने, जिनका नाम था फ्रांस जोसेफ गॉल, और इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था 1796 में। अब गॉल का ये कहना था कि हमारे ब्रेन का साइज और उसका शेप इफेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी पर और हमारे बिहेवियर पर। अब इसकी 2 assumptions थी इस थ्योरी के पीछे। दैट फर्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन आर लार्जेस्ट इन साइज, कि हमारे ब्रेन के जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनका साइज बड़ा होगा, और अगर उनका साइज बड़ा होगा तो उसकी स्कल अकॉर्डिंग टू दैट वो उस ब्रेन को कवर करेगी, तो डेफिनेटली वहाँ से हमारे ब्रेन का जो साइज है वो स्केल के थ्रू नजर आएगा कि क्या साइज है इस एरिया का, ब्रेन के इस एरिया का। सो दैट वाज अ वेरी मच सब्जेक्टिव थियरी ना, कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, जस्ट हम देख के बता रहे हैं। According to this theory, we can see that the nature of the brain will be permanent. Means brain की nature तब चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो डेवलप है, उसका साइज फिक्स है। तो ऑफेंडर कभी भी ऑफेंडिंग को स्टॉप नहीं करेंगे, मुजरिम कभी भी जुर्म करना बंद नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ साथ गाल ने ये भी बताया कि हमारी इंटेलेक्चुअल या मॉरल फैकल्टीज ब्रेन साइज की वजह से या तो इनहिबिट हो जाती हैं या फिर ओवरराइड हो जाती हैं, विच अफेक्ट द बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग। तो इससे क्या होता है, हमारे क्रिमिनल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दैट अंडरपिनिंग वो इफेक्ट होते हैं, या तो इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं। लेकिन इस थ्योरी को भी काफ़ी हद तक डिस्क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि इसकी मेथडोलॉजी में काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथडोलॉजी थी, इजीली अडॉप्टिव नहीं थी, फ्रेंडली नहीं थी। इसका वे ऑफ नेचर जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है और इसमें बहुत सारी पोटेंशियल एरर्स आ सकती हैं जब हम इसके थ्रू इंटरप्रेट करेंगे अपने रिजल्ट को। अब बायोलॉजिस्ट ब्रेन के साइज और शेप से निकले तो उनकी फिजिक्स पे ठहरे। अब यहाँ पर लॉम्ब्रोसो ने रिसर्च की, और समटाइम्स इनको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया दैट क्रिमिनल्स पोजेसेस सर्टेन फिजिकल फीचर्स व्हिच वर इंडिकेटिव ऑफ देयर बिहेवियर।
उनके कुछ फिजिकल फीचर्स ऐसे होते हैं जिसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि ये किस तरह का बिहेवियर या क्रिमिनल एक्ट करेंगे। Lombroso advocated that criminal behavior could be explained through primitive characteristics. हम ह्यूमन बिहेवियर्स को जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं, primates होते हैं लाइक एप्स एंड चिंपैंजीज, उनकी characteristics के थ्रू इनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसने इसको जस्टिफाई किया और सजेस्ट किया कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल characteristics हैं वो ज़्यादातर वही हमें इन ऑफेंडर्स में देखने में मिली हैं जो कि प्राइमेट्स में हमें देखने में मिली। अब primitive characteristics कौन-कौन सी होती हैं? Let's see. Large jaws. Number 2, high cheekbones. Number 3, solitary lines on the palm. Number 4, handle-shaped ears. इस तरह की characteristics होती हैं primitives की जो ज़्यादातर offenders में भी देखने में आई। और लोम्ब्रोसो का कहना था कि individuals जो होते हैं वो पैदा ही criminal होते हैं और उनका biological makeup ही ऐसा होता है जो कि उन्हें non offender से differentiate करता है। अब इस पर क्रिटिसिज्म क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारी फिजिक्स होती हैं या जिस पे एनाटॉमी होती है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो पर्सन क्रिमिनल होगा। मतलब उसकी फिजिक की बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा क्रिमिनल एक्ट करेगा या क्राइम कमिट करेगा। अब हम फिजिक्स से निकले तो आगे बॉडी शेप पे कि बॉडी शेप ऐसी होगी तो क्राइम कंडक्ट करेंगे। तो शेल्डन ने 1942 में इस पे पायनियर रिसर्च स्टार्ट की और इनकी रिसर्च अराउंड थी बॉडी टाइप्स एंड स्मेटोटाइप्स के ऊपर विच आर स्टिल यूज्ड इन अदर डिसिप्लिन्स टुडे। इनकी थ्योरी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी विच वाज गिवन बाय द शेल्डन इन 1949। ही प्रपोज 3 बेसिक स्मेटोटाइप्स, 3 तरह की ये बॉडी शेप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। और इन सारी बॉडी शेप्स को ये कोरिलेट करते हैं पर्सनालिटी टाइप्स के साथ या फिर टेम्परामेंट्स के साथ। अब देखते हैं कि इन बॉडी शेप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब फर्स्ट हमारे पास बॉडी शेप आती है एंडोमॉर्फिक्स। ये बहुत फैटी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। दूसरी टाइप है एक्टोमॉर्फिक्स, थिन एंड फ्रेजाइल, मतलब पतले से होते हैं और देखने में लगता है इसको तो हम ऐसे तरोड़ मरोड़ देंगे। And the third one is the mesomorphic, that they are muscular and hard. Now let's talk about their characteristics. Endomorphic सॉफ्ट एंड फैटी होते हैं लेकिन इसके साथ साथ इवन टेम्पर्ड होते हैं, मतलब टेम्परामेंट नॉर्मल रहता है इनका, बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर नहीं होते। Easy to get along with, love comforts, they love food, they love to affection with people. Then ectomorphics, थिन एंड फ्रेजाइल होने के साथ साथ ये काफ़ी इनहिबिट होते हैं, रिजर्व होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और लोगों से काफ़ी अफ्रेड भी होते हैं। देन आते हैं मेसोमॉर्फिक की तरफ। लाइक मस्कुलर एंड हार्ड से ही हमें पता लग रहा है दैट देयर इज समथिंग। दे इंजॉय वगरस फिजिकल एक्टिविटी, मतलब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो, बहुत ज़्यादा सख्त वाली हो फिजिकल एक्टिविटी हो। रिस्क टेकिंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, एंड डिफरेंट टू पेन ही फील होता है इनको। अग्रेसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कैरलेस एंड रुथलेस भी होते हैं रिलेशनशिप्स में, मतलब दूसरों पर ना तो इनको तरस आता है ना रहम आता है, इनसेंसिटिव होते हैं और बड़े क्रूल होते हैं दूसरों के लिए, या फिर अगर वो किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर। देन शेल्डन इसको फर्दर मेंटेन करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग जो ब्रॉड हैं और मस्कुलर हैं, मींस मेसोमॉर्फिक हैं, वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि कुछ लोगों को हम इजीली जस्ट एक सिंगल बॉडी टाइप की बेस पर क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए शेल्डन ने 1954 में एक रेसोमेटो टाइप मैट्रिक्स डेवलप किया। अब इसको यूज़ करते हुए फर्दर स्टडीज़ की गई 1968 एंड 1970s में, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करती थी कि वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, मतलब बच्चे जो छोटी उम्र में ही क्राइम कंडक्ट करते हैं और बड़े हैबिचुअल होते हैं, उनमें 60% ऐसी पॉपुलेशन उनमें देखने में मिली जो कि मेसोमॉर्फिक थी देन द नॉन मेसोमॉर्फिक। मीन्स जुवेनाइल डेलिक्वेंट तो हैं लेकिन 60% ऐसे हैं जो कि मेसोमॉर्फिक हैं। अब इनको जो कोरिलेशन बॉडी शेप में और क्रिमिनल एक्ट्स में देखने में नज़र आया, उसमें कुछ और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं उनके मेसोमॉर्फिक होने के पीछे। फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन है कि ऑफेंडर्स जो होते हैं वो जिम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं जब वो प्रिजन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं।
इसी तरह consequently prisoners often buck up and can change to appear as a mesomorph type. प्रिजनर्स की ज़्यादातर ख्वाहिश होती है कि उनके डोले शोले निकले हुए हों, तो वो जानबूझ के उस तरह की फिजिक अपनी बनाते हैं या बॉडी शेप उस तरह की बनाते हैं। और कुछ केसेस में तो ये उन ऑफेंडर्स के लिए बड़ा एडवांटेजियस होता है कि वो इस बॉडी शेप को अडॉप्ट करें ताकि वो ज़्यादा मैस्कुलिन नज़र आए और इनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज भी बढ़ जाती है ना। हम किसी को देखेंगे कोई बड़ा ही हार्ड बॉडी बंदा आ रहा है और उसके डोले शोले निकले हुए हैं तो उसको देख के ही खौफ खाते हैं, उसे कुछ नहीं कहते। एक सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए भी हो सकता है उसने अपने आप को मेसोमॉर्फिक बनाया हो। हम जस्ट उसकी बॉडी शेप की बेस पर भी अगेन यहाँ पर फेल हो जाते हैं कि हम जस्ट बॉडी शेप की बेस पर नहीं कह सकते कि ये बंदे की बॉडी शेप ऐसी है, इस वजह से इसने क्राइम कंडक्ट किया। हो सकता है उसने क्रिमिनल बनने के बाद अपनी बॉडी शेप ऐसी बनाई हो। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। चलें जी, अब हम ब्रेन बॉडी शेप से निकलते हैं तो हम पर्सनालिटी पर आते हैं। इज़निक ने एक थ्योरी दी पर्सनालिटी की और इस थ्योरी को बहुत सारी सेटिंग्स में अप्लाई किया जाता है और यूज़ भी किया जाता है ताकि हम पर्सनालिटीज़ को एलैबोरेट कर सकें। अब इज़निक ने जो पर्सनालिटी दी इसकी बेसिकली 3 डायमेंशंस थी या 3 ट्रेड्स थी। वो थी साइकोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन एंड न्यूरोटिसिज्म। बेसिक इसको याद हम किस तरह से करेंगे, इज़निक्स पेन मॉडल। हियर यू कैन सी द पेन PEN पेन, P से साइकोटिसिज्म, E से एक्सट्रोवर्जन एंड N से न्यूरोटिसिज्म। Traits that are associated with the 3 dimensions in Iznik personality model of personality, these are psychoticism, मतलब अब इन पर्सनालिटीज़ में किस तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको देखते हैं। साइकोटिसिज्म काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, अनसिम्पैथेटिक, मैनिपुलेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, डॉगमेटिक, मैस्कुलिन एंड टफ माइंडेड। मतलब जल्दी हिलाना हलूना इनको बड़ा मुश्किल होता है, गुस्से में आ जाते हैं। इन तरह के लोगों से बात करने से काफ़ी गुरेज करना चाहिए, आई थिंक सो। ईगोसेंट्रिक जो होते हैं, क्योंकि आप जो उनको बात कहोगे समझाओगे उनको समझ तो आएगी नहीं, उनको वही लगेगा जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। देन आते हैं एक्स्ट्रावर्जन की तरफ। एक्स्ट्रावर्जन कैसे होते हैं, ये काफ़ी सोशल होते हैं, इंटरपॉन्सिबल होते हैं, मतलब इररिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉरी, डोमिनेंट होते हैं, लैक ऑफ रिफ्लेक्शन, सेंसिटिव, सीकिंग, इम्पल्सिव होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, एक्सप्रेसिव एंड एक्टिव भी होते हैं। मीन्स काफ़ी सोशल होते हैं एक्स्ट्रावर्जन। जो कुछ हो रहा है वो सोसाइटी की वजह से हो रहा है, उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया, तो कुछ इस तरह के होते हैं। देन आते हैं न्यूरोटिसिज्म की तरफ। न्यूरोटिसिज्म काफ़ी एंक्शियस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, गिल्ट फीलिंग्स होती हैं इनमें, सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो होता है, टेंस, मूडी, हाइपोकॉन्ड्रियक, लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड ऑब्सेसिव, चीज़ों को लेके काफ़ी शको शबूहात का शिकार हो जाते हैं न्यूरोटिसिज्म्स। अब इज़निक का ये कहना था कि इंडिविजुअल्स तो इनहेरिटली एंटी सोशल हैं, लेकिन वो अपनी इस टेंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो अपने अंदर कॉन्शियस डेवलप कर लें। अब ये क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है, एक मॉरल सेंस होती है जिससे हमें ये पता लगता है कि दैट थिंग इज़ राइट और दिस वन इज़ रॉन्ग। इसके लिए इन्होंने कुछ आउटलाइन दी दैट हाउ कॉन्शियस डेवलप, कि हम इस कॉन्शियस को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं ड्यूरिंग सोशलाइजेशन। और वहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आई विल लेट यू नो इन एन अदर लेक्चर दैट व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग और इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और इसके थ्रू हम किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं दैट द थिंग इज़ राइट और रॉन्ग, कॉन्शियस किस तरह से डेवलप होती है। सो दैट इज़ द एन अदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इसकी एक इन्वेंट्री है, पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जो मैं फर्दर आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में दिखाऊंगी कि इन्वेंट्री किस तरह की है, किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं और उसका फिर हम किस तरह से रिजल्ट्स निकालते हैं या फिर असेस करते हैं इंडिविजुअल्स को। अब यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन देते हैं कि वो किस तरह के इंडिविजुअल्स किस तरह के डायमेंशन पे क्या स्कोर करेंगे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि हम इन पर्सन्स को कंडीशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब उनमें कॉन्शियस डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वन इज इफ द पर्सन्स हैव हाई एक्सट्रोवर्जन एंड हाई न्यूरोटिसिज्म स्कोर्स, देन हम इनको कंडीशन मुश्किल से कर सकते हैं। देन नंबर 2 पे अगर उनमें एक्स्ट्रावर्जन लो है एंड न्यूरोटिसिज्म भी लो है, देन
हम इनको बहुत अच्छे से कंडीशन कर सकते हैं इस तरह के लोगों को। लेकिन अगर उनमें हाई एक्सट्रोवर्जन या लो न्यूरोटिसिज्म है, ऑन द अदर हैंड लो एक्सट्रोवर्जन है या हाई न्यूरोटिसिज्म है, देन दे फॉल बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नाउ इट्स वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। देन इस्निंग थ्योरी का ये कहना है कि हम इन डायमेंशंस को अलग अलग स्कोरिंग के थ्रू इनको एक्सप्लोर करने के बजाय हम इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, विच इज़ मोर इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट। तो ये इन्वेंट्री मैं आपको दिखाऊंगी कि ये है क्या और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसने की पेन थ्योरी है क्या? दिस थ्योरी कंबाइंस अ रेंज ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स टू explain the relationship between an individual's personality and their behavior। अब इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल, सोशल या इंडिविजुअल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो बताते हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में और उसके बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है। तो इस थ्योरी को हम थोड़ा सा समझते हैं कुछ इस तरह से कि पर्सन या तो स्टेबल होगा, अगर स्टेबल नहीं है तो वो न्यूरोटिसिज्म होगा। ऑन द अदर हैंड पर्सन या तो एक्स्ट्रावर्जन होगा या फिर इंट्रोवर्जन होगा। अब ये आ जाती हैं चार ओपोजिट तरह की हमारे पास डायरेक्शन, स्टेबल है या न्यूरोटिसिज्म है, एक्स्ट्रोवर्जन है या न्यूरोटिसिज्म है। अब यहाँ पर वो स्कोरिंग करते हैं और इसकी थ्योरी ज़्यादातर ये ई और एन के गिर्द ज़्यादा घूमती है। अब अगर पर्सन स्टेबल है लेकिन साथ उसमें इंट्रोवर्जन की स्कोरिंग भी हाई है, मीन्स स्टेबिलिटी की स्कोरिंग भी हाई है और एक्स्ट्रोवर्जन की स्कोरिंग भी हाई, तो हम इसको कहते हैं स्टेबल एक्स्ट्रोवर्ट। मतलब स्टेबल हो चुके हैं, अब इनको हिलाना चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट दे आर स्टेबल, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। देन आते हैं हमारे पास स्टेबल इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन में भी हाई स्कोर कर रहे हैं और स्टेबिलिटी में भी हाई स्कोर करते हैं, तो हम इसको कहते हैं स्टेबल इंट्रोवर्ट पर्सन्स। उसके बाद ऐसे पर्सन जो इंट्रोवर्जन में हाई स्कोर करते हैं और न्यूरोटिसिज्म में भी हाई स्कोर करते हैं, देन दे आर न्यूरोटिक इंट्रोवर्ट, चुप रह के वार करेंगे, सो बी कॉन्शियस। एंड द फोर्थ वन इज एक्सट्रोवर्ट भी होंगे और न्यूरोटिसिज्म भी होंगी, इसको क्या हम कहते हैं न्यूरोटिक एक्सट्रोवर्ट। ये भाई बता के श्योर करके करेंगे जो भी करेंगे। सो बोथ ऑफ दीज न्यूरोटिक इंट्रोवर्ट एंड न्यूरोटिक एक्सट्रोवर्ट आर द डेंजरस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज। सो इन कॉम्बिनेशन की बेसिस पर ये प्रेडिक्ट किया गया कि इंडिविजुअल्स जो कि बहुत पुअरली कंडीशन होते हैं, मतलब उनमें एक्स्ट्रोवर्जन बहुत ज़्यादा हाई होता है और न्यूरोटिसिज्म की करैक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, वो ऑफेंडर की पॉपुलेशन को ओवर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हम उनका बॉडी शेप भी भूल जाएंगे, फिजिक भी भूल जाएंगे, अब हम उनकी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएंगे कि जो इस तरह के करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं बहुत ज़्यादातर ऑफेंडर होंगे। देन एस्निक ने 1977 में ये भी प्रपोज किया कि अगर हमारे अंदर साइकोटिसिज्म की करैक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी तो दैट मीन्स कि ये लोग ज़्यादातर ऑफेंडर पॉपुलेशन को लीड करेंगे और उनके अंदर ज़्यादातर ऑफेंडिंग करैक्टरिस्टिक्स भी होंगी। सो psychoticism also measures the characteristics associated with offending। देन फर्दर इसने की इस थ्योरी की इवैल्यूएशन की जाती है। अब इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इसकी जो EPI मतलब इसने पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, इसको यूज़ किया गया और इसमें डाटा कलेक्ट किया गया। फैरिंगटन ने 1982 में इस पर डाटा कलेक्ट किया था फ्रॉम द लंदन एंड मॉन्ट्रियल, और उनमें इन दोनों लोकेशंस के अंदर इस इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस उनको देखने में आया उसको डिस्कस करते हैं। लंदन में इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया वो उनमें ज़्यादातर एसोसिएशन देखने में आई न्यूरोटिसिज्म और डेलिक्वेंसी में, क्योंकि जो लोग ज़्यादा न्यूरोटिसिज्म थे उनमें डेलिक्वेंसी का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसके अलावा जिनमें न्यूरोटिसिज्म का रेट ज़्यादा हाई था, स्कोर ज़्यादा हाई था, दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद बोथ ऑफिशियली रिकॉर्डेड डेलिक्वेंट एक्ट्स एंड सेल्फ रिपोर्टेड डेलिक्वेंसी। मतलब ऑफिशियली भी उनके बारे में हमें रिकॉर्ड मिलता है और वो खुद भी रिपोर्ट करते हैं अपने डेलिक्वेंट बिहेवियर को। ऑन द अदर हैंड एक्स्ट्रावर्ट वर ओनली रिलेटेड टू सेल्फ रिपोर्ट्स। एक्स्ट्रावर्जन का लेवल ज़्यादातर उन्हीं में देखने में आया है जो खुद से रिपोर्ट कर रहे हैं, दे हैव डन डेलिक्वेंट बिहेवियर्स, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई रिकॉर्ड उनमें नहीं देखने में मिला। जब हम दूसरी लोकेशन की बात करते हैं मॉन्ट्रियल में, तो वहाँ पे जो सैंपल कलेक्ट किया गया वहाँ पे एक्स्ट्रोवर्जन और साइकोटिक में ज़्यादातर हमें डेलिक्वेंसी रेट देखने में आया रेदर देन द न्यूरोटिसिज्म।
न्यूरोटिसिज्म ज़्यादातर उन लोगों ने रिपोर्ट किया जो खुद से रिपोर्ट कर रहे थे और ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं था। सो दोनों लोकेशंस में हमें डिफरेंस देखने में मिलता है। लंदन में ज़्यादातर लोग न्यूरोटिसिज्म थे और मॉन्ट्रियल में ओफेंडर पॉपुलेशन ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट थे या फिर साइकोटिक थे। अब इस थ्योरी से ये कंक्लूड करते हैं कि इसकी जो डायमेंशंस हैं इससे हम डेलिक्वेंट बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते या हमें ये इन्वेंट्री यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिजल्ट्स देखने में आ रहे हैं। सो भाई कुछ कल्चर का इफेक्ट भी होता है, कुछ लोकेशन का भी इफेक्ट होता है। अब जैसे नॉर्मली हम कुछ जगहों पर या कुछ इलाकों में चोरी ज़्यादा होती है, इस गली में ज़्यादातर पर्स छीन लिया जाता है, या फिर इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ पर सेक्सुअली हैरेस किया जाता है लोगों को। सो मे बी द लोकेशन का डिफरेंस हो या कल्चर का डिफरेंस हो जिसकी वजह से ये इन्वेंट्री डिफरेंट जगहों पर हमें डिफरेंट तरह के रिजल्ट शो कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। Soon we'll get you back with the same topic of psychobiological theories of crime in the subsequent lectures of this course. So I hope आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. Soon we'll get you back in the next one. Till then, bye.